अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट नूरुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले 24 घंटे की अपडेटिंग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि आपसे मेरी कोई खबर छूट ना जाए। चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर के हवाले से डिस्कस करनी है। दोस्तों, आप लोगों से अली ललजानी साहब को जो शहीद किया है उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। मामला ऐसा है दोस्तों कि अली ललजानी साहब को जिस तरीके से शहीद किया गया है, अब मामला ऐसा है कि ईरानी जो है ना, जब उनके कोई सीनियर अब शहीद हो रहे हैं तो वो अपना स्टेटमेंट जो है नहीं देते हैं। लेकिन मामला ऐसा है कि जो मारने वाला है उसके 80 से 90% जो क्लेम है ना वो सच्चे साबित होते हैं। और चाहे ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बात ये है कि ये क्लेम जो है उनके सच्चे साबित होते हैं। उन्होंने क्लेम एक दफ़ा नहीं 3 से 4 दफ़ा क्लेम किया कि हमने अटैक किया है और वो 100% जो है वो मारे गए। ये जिस तरीके से भी शहादत हुई है, ये कोई बड़ा बहादुरी का काम या मामला नहीं थे, ये एक बेवकूफ़ी वाले इक़दाम थे। जिस कैलिबर के वो थे, जितने बड़े वो थे, जो उनको तजर्बा था या जो उनको एक्सपीरियंस था, उसके हवाले से अगर हम उनको देखें तो कोई बहुत बड़ा कारनामा करके नहीं गए हैं। मामला ऐसा है कि जी वो अपने घर में ही मौजूद थे, अपने बेटे के साथ थे। सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि जी वो अपने अंडरग्राउंड रूम में थे, अपने ही घर के। मामला ये है, क्या आप 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, आप इस वक़्त उनके जानशीन हैं, ख़ामनई साहब के, और जितना आप एक्सपीरियंस रखते हैं, आपके बाद भले पीछे 40 पीढ़ियाँ नाम के साथ पीछे रेडी हों, जिनको पता भी नहीं है कि उन्होंने आना है या नहीं आना है, लेकिन तैयार बैठे हुए हैं आने के लिए। शहीद होने के बाद कि अब ये शहीद हो जाएँगे तो ये आएँगे, ये शहीद हो जाएगा तो ये आएँगे। ये पूरी एक पीछे कहानी जो है ना तैयार पड़ी हुई है। लेकिन बात ये है कि तजर्बा कहाँ से लेकर आएँगे? जो तजर्बा क़ासिम सुलेमानी साहब को था, उनके बाद इनको था, तो क्या ये तजर्बा दोबारा आ सकता है? हरगिज़ नहीं। अब बात ये है कि जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, फिर उस शहादत को ये लोग छुपा रहे थे और उसके बाद आखिरकार फिर वो दुनिया के सामने मंज़र-ए-आम पर आए और उनका नमाज़-ए-जनाज़ा हुआ। उन्हीं के साथ जो है ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी साहब भी जो हैं, वो बसीज फ़ौज के जो हैं, जो इनकी एक ऐसी है कि हिडन फ़ौज है जो कि दुनिया के सामने नहीं है और अमेरिकन्स और इज़राइली जानते हैं कि वो फ़ौज इनकी इनकी जो एक्टिव फ़ौज है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा फ़ौज है। और उसका क्या स्टेटस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या वर्दी है, क्या पोज़ीशन है, वो दुनिया में किसी को नहीं पता। और वो किस फ़ॉर्म में रहते हैं, ये भी नहीं पता, पर वो हैं। उसके जो सरबराह थे ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी साहब, उनको शहीद किया गया है, लेकिन उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। और अगर वो हो भी गए तो वो मामला को अपने चलाना जानते हैं और वो सारा अंडर कवर है, हिडन है और दुनिया के सामने मंज़र-ए-आम पे नहीं है। आसान अल्फाज़ों में सीआईए की रिपोर्ट ये है कि उनका कहना ये है कि हमारी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन से ऊपर लोग हैं उनके, जो कि इस हिडन फ़ौज के लोग हैं और वो एक्टिव हैं और वो अपना-अपना किरदार अदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और किस शक्ल में कर रहे हैं हमें नहीं पता, पर वो मौजूद हैं। तो बहरहाल उनका जाना भी एक बड़े अफ़सोस की खबर है। बात ये है कि यार आपके सारे प्यारे बड़े जितने भी हैं, हमें पता है आप ईमानदार हैं, हमें पता है आप अपनी कौम से, अपने मुल्क से वफ़ादार हैं। ये आपकी वफ़ादारी या आपकी ईमानदारी तोलने की दुनिया को ज़रूरत नहीं है और जो तोल रहे हैं वो आप या हम में से हैं ही नहीं। असल मकसद ये है कि आपको शहादत हासिल करनी थी, आपको शहादत तो मिल गई। पर वो शहादत और अच्छी होती ना कि यार अपने दुश्मन को इतना नुकसान पहुँचा के जाते कि वो सदियों तक आपका नाम याद रखता कि यार वो जो शख्स था ना जो हमें मार के गया था, वो वो नहीं भूला जाता। अब बात ये हिटलर है, हिटलर ने यहूदियों को मारा, कितना मारा। आज तक यहूदी ख्वाब में भी डरते हैं हिटलर की मौत से। आप बड़े थे, आप सारी स्ट्रेटेजिक मामलात, डायलॉग सब चीज़ें हैं, किस तरीके से लड़ना है, नहीं लड़ना है, सब चीज़ें, पूरा गेम प्लान आपका था और आप जानते हैं अच्छे से कि मामलात को आगे कैसे लेके चलना था। आपको अपनी जान की हिफाज़त करनी चाहिए थी और भी जितने बड़े सीनियर उनके ओहदेदार हैं, आप अल-कुद्स की रैली के लिए निकले हुए हैं और सब निकल गए। सब मंज़र-ए-आम पे दुश्मन को बता रहे हैं कि जी हम किसी से डरते नहीं हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं और दुश्मन कहता है अच्छा, मरो, बस गया, खत्म, कहानी खत्म। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये कोई जंग के मामलात नहीं, ये हमारी सोच समझ से बाहर है मामलात दोस्तों। हमें समझ में नहीं आ रही कि ये इनकी क्या स्ट्रैटेजी है कि ये अपने सारे बड़ों को खो के बोलते हैं कि जी हम जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लड़ तो रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली नहीं है, लेकिन अपने बड़ों को तो बचाना चाहिए। और अगर आप अपने बड़ों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये आपकी इंटेलिजेंस का दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर है, नंबर 1। और दूसरी बात, आपकी सफ़ों में सारे बिके हुए लोग हैं।
जो कि एक-एक पल की खबर जो है दुश्मन तक पहुँचा रहे हैं और दुश्मन उसका मनोमन अपने मतलब का फ़ायदा उठा के जहाँ जब दिल चाहे हिट करना है, वो हिट कर रहा है। एक चीज़, नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ट्रीट करना है, वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह ट्रीट कर रहा है और आप लोग को जिस तरीके से हिट करना है, वो भी एज़ अ जस्ट लाइक एक रिमोट कंट्रोल की तरह ट्रीट कर रहा है आपको और आप लोग होने दे रहे हो अपने आप को। तो ये चीज़ हमारी सोच समझ से बाहर बात जो है बहुत बाहर है और अफ़सोस की बात है, ईरानियों के लिए भी अफ़सोस की बात है, हमारे लिए भी अफ़सोस की बात है कि हम नहीं जानते थे कि ईरानी इस तरह के ब्लंडर्स करेंगे इस जंग में, मामलात में। देखिए जंग, हार-जीत मामला देखिए जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं बहुत अच्छे तरीके से मामलात को कर रहे हैं और अमेरिका और इज़राइल की बैंड बजा के रखी हुई है और अरब ममालिक की। लेकिन अपने आप को तो बचाओ, अपने प्यारों को तो बचाओ और इसके लिए चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, ज़रूरी नहीं है हर किसी का जवाब दिया जाए। आप अपने आप को मज़बूत रखो, अपने आप को हिफ़ाज़त में रखो, उसके बाद जितना हो सके अपने दुश्मन को नुकसान पहुँचाओ, फिर शहादत, वो है शहादत। ये शहादत क्या कि आए चंद दिन रहे और निकल लिए और भई शहीद हो गए। ये शहादत तो मिल गई, लेकिन कितनी बातें दिलों में अफ़सोस की रह गईं, जो कि अरमान थे जो पूरे होने थे, लोगों के या लोगों की ख़्वाहिश थी कि यार हम मर रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, तो हमारे बड़े कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमें उसका फल मिलेगा। अब वो और इंतज़ार में है मामला। बहरहाल आने वाला वक़्त बताएगा। दूसरी चीज़ ये है इस वक़्त इस्माइल ख़तीब जो ईरानी वज़ीर इंटेलिजेंस हैं और इंटेलिजेंस इनकी जो मिनिस्ट्री है उसके बहुत बड़े वज़ीर हैं, इनको भी जो है ना टारगेट का कहा है इज़राइलियों ने कि हमने इनको टारगेट किया है बट वो ये कहते हैं कि हम अभी इसका क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर खुद मालूमात कर रहे हैं और इसके पीछे अभी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि हमने जो अटैक किया है, आया वो कामयाब हुआ भी है या नहीं हुआ है। ये चीज़ होती है। देखिए ये चीज़ चाहे हमारा दुश्मन हो या ना हो, सीखा किसी से भी जा सकता है कि वो कह रहे हैं जब कि हाँ हमने मार दिया है, कंफर्म मारा है, चेक करो और कंफर्म मरा, शहीद हो गया और वो कह रहा है कि हमने मारा है लेकिन अभी हम मेक श्योर नहीं है और वो उसके ऊपर ये नहीं कह रहे कि हमने 100% मार दिया है। ये होती है। अब आईआरजीसी कहता है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बाद में पता चलता है कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये फ़र्क है। आपने अपने मामलात को और अपनी इंटेलिजेंस को और अपनी रिपोर्ट को इतना कन्फर्म, इतना सोर्सफुल बनाना है कि अगला बोले कि यार इनकी तरफ से अगर कोई खबर आई ना 200% ऑथेंटिक होगी, गलत नहीं होगी। इस वक़्त जो है नमाज़ जनाज़ा हुआ अली अल जानी साहब का, गुलाम रज़ा साहब का और उनके बेटे का जो अली अल जानी के हैं। हज़ारों लोगों ने शिरकत करी है और ये भी एक फेलियर है। देखिए आप अपने लोगों को भी गाइड करें कि जी खुलेआम नहीं घूमना है, अपने आप को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है और जंग के लिए अपने आप को हर वक़्त तैयार रखना है और लीडर्स को भी बचाना है। बहरहाल अब ये बेहतर समझते हैं जी वो लोग, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये चीज़ मुनासिब नहीं है। बाकी ये है कि जी एक सबसे बड़ी अफ़सोस की बात ये है कि इज़राइल ने ईरानी गैस फैसिलिटीज़ के ऊपर जो दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ है, उसके ऊपर अटैक किया है और बहुत बड़े पैमाने पे अटैक किया है और उसकी जो फिर अटैक के बाद जो वहाँ के जो एनवायरनमेंट मामलात है, वो बड़े डिस्टर्ब हो चुके हैं और अमेरिकन ऑफिशियल्स का कहना था कि हम तो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई अटैक हो बट इन्होंने किया है और सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, लेकिन बहरहाल बात ये है कि ये अटैक हुआ है और अब ईरानी ऑफिशियल्स का कहना है कि हमारे पेट्रोकेमिकल के ऊपर तुम लोगों ने जो अटैक किया, कर लिया ना, कर लिया, अब हमारी बारी। अब जो उन्होंने हमारी बारी के ऊपर जो धमकी दी है, वो बड़ी भयानक है। उन्होंने कहा है कि जी पासदारान इनकलाब की तरफ से वार्निंग आई है और ये डायरेक्टली वार्निंग सऊदी अरब, यूएई और कतर के हवाले से है कि उन्होंने मैप भी दे दिया, ऑयल फैसिलिटीज़ भी बता दी, बाकायदा प्रेस टीवी की रिपोर्ट है कि हम पहले से आपको वार्न कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं इन फैसिलिटीज़ के पास या इन फैसिलिटीज़ में, वो अपनी इलाके को और अपनी जगहों को छोड़ दें। हम बड़े पैमाने पे अटैक करने के लिए जा रहे हैं। कल को हम ही नहीं कहना हम बताएँगे, हम पहले बता रहे हैं और हर सूरत में, हर हाल में अटैक करेंगे हम। कि सबसे पहले तो बात ये है कि भाई जो वहाँ पे जॉब करते हैं या आस-पास या वहाँ पे रहते हैं, भाई अपने आप लोग बचाओ, अपने आप को सेफ करो और किसी भी किस्म की अहमकों की जन्नत में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला अब बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो लिहाज़ा अगर कहीं से थ्रेट आ रही है और उस थ्रेट के हिस्से में कहीं पर भी आप 1% भी इन्वॉल्व हो, तो अपने आप को बेवकूफ़ी, अक्लमंदी से ट्रीट करो। मेरा पैगाम है तमाम अरब ममालिक के लिए कि देखो अब अगर तुम लोग की ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक हुआ, तो ये मत कहना कि अब ये ईरान ने किया है। भाई आप लोग बैठो, डायलॉग करो, डिस्कस करो, आप लोग फ़ोन मिलाओ, एक फ़ोन ट्रम्प को मिलाओ कि भाई नेतन्याहू को रोको, तो उसके मामलात की वजह से हमें कितना-कितना नुकसान हो रहा है। और दूसरा फ़ोन आप ईरानियों को मिलाओ, बात करो, भाई बात करो, ये बोलो हम नहीं बात करेंगे, ईरानी कहते हैं हमने तो करनी नहीं है। ये बिना बात किए मामलात नहीं चल सकते भैया, बात करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, ये मामला सॉर्ट आउट होंगे। अब खराबी की तरफ और जा रहे और ये जब खराबी हो गई, देखो हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं,
अगर सऊदी अरब में कोई मसला होगा या ईरान में कोई मसला होगा, ईरान वाले फिर भी हमें तेल दे देंगे, अगर देना होगा उनको, हम रशिया से भी ले लेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर ये मामला हो गया तो ये बहुत ख़तरनाक पोज़ीशन होगी और वहाँ उनकी इकोनॉमीज़ को जो हाल होगा उसका कोई पुरसने हाल नहीं होगा। अच्छा, इसकी वजह से जैसे ही अब ये खबर आई तो क्रूड ऑयल का रेट जो है वो अचानक से ऊपर की तरफ आया और इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 108 से लेके 110 डॉलर फी बैरल के हिसाब से जो है इसकी ट्रेडिंग हो रही है और ये इंतहा दर्जे इस वक्त ज़्यादा है और ये आसान अल्फाजों में और ऊपर जाने की तैयारी पे है। अच्छा, बात ये है अरामको कंपनी के हवाले से कि अभी हमें रिपोर्ट आई है कि अरामको कंपनी का जो स्टाफ है और उनके आसपास की जो फैसिलिटीज़ हैं और जो रहने वाली सोसाइटीज़ हैं उसको फिल फॉर खाली कराने की तैयारी की जा रही है, बल्कि खाली कराया जा रहा है कि जो अभी थ्रेट आई है इसको किसी सूरत हल्का नहीं लेना है। अगर वो कह रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी गैस फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक हुआ, अभी जो गैस फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ है ईरान पे, ये ऐसे जजीरे के पास हुआ है कि जो कतर से अटैच था और वही फैसिलिटी अटैच होती है जाके कतर से, कतर भी एलएनजी देता है। अब मामला ऐसा है कि जो इन्होंने अटैक किया है इससे खाली ईरान नहीं हिट हुआ, कतर भी डैमेज हुआ है, कतर की भी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है क्योंकि एक तरफ से अगर वो प्रेशर को होल्ड करते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे तो आग लग गई, तो दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि ये फैसिलिटीज़ दोनों आपस में अटैच हैं और वो अलग तरीके से बेचते हैं, वो अपनी हुदूद में रहते हुए बेचते हैं, तो ये सारे आपस में कोलैबोरेशंस एक कनेक्टेड हैं और ये मामलात अब इस तरह के खराबी की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्टली थ्रेड है और ये मामलात ऐसे नहीं होगा जिस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। बाकी ये है, ईरान ने जो है दोस्तों इस वक्त जो है अपना एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है हज कासिम मिसाइल। इसकी रेंज जो है तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार किलोमीटर की है और उन्होंने कहा है कि अब हम इसराइल को डैमेज करने के लिए या उसकी ऑयल फैसिलिटीज़ को डैमेज करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे और और भी ऐसे-ऐसे मिसाइलों को सामने लेके आएँगे जिसको अभी दुनिया ने देखा नहीं है। बाकी ये है कि अमेरिका ने फैसला किया है क्योंकि इनकी जितनी भी नेवी है, नेवी स्क्वाड है जो सामने थी उसको तो हिट किया है, लेकिन जो एक अंडरग्राउंड नेवी है, ये अंडरग्राउंड एयरफोर्स जो इन्होंने बनाई है, हालाँकि एयरफोर्स इतनी कैपेबल नहीं है इनकी, पर जितने भी जहाज़ हैं उसको अंडरग्राउंड रखा हुआ है। तो उसको तबाह करने के लिए पहले तो जो तजर्बे किए थे वो 2000 पाउंड, 2500 पाउंड, 3000 पाउंड के इन्होंने बॉम्ब गिराए थे। पर अब इन्होंने फैसला किया कि हम 5000 पाउंड के बॉम्ब गिराएँगे और इन्होंने गिराए हैं, ऑयल फैसिलिटीज़ को या अंडरग्राउंड बंकर्स को तबाह बर्बाद करने के लिए और ये काम अमेरिकन बी-1 बॉम्बर और बी-2 बॉम्बर्स के ज़रिए कर रहे हैं क्योंकि वही बड़े जहाज़ हैं और इतने हेवी बॉम्ब्स को वही जो है ले लाना ले जाना कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इस वक़्त इतनी ख़तरनाक पोज़ीशन पे जा रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसके साथ के जितने भी अपना समुद्री हुदूद के साथ के जो इलाके हैं ईरान के, उन तमाम एरियाज़ में जिसमें पोर्ट आते हैं, उनकी मिलिट्री बेस, एयरफोर्स बेसेस या उनकी नेवी के अपना जितने भी अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जिसमें इनकी नेवी की छोटी-छोटी शिप्स मौजूद हैं, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए ये 5000 पाउंड बॉम्ब है, ये उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब मामला ऐसा है दोस्तों कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट है एक बहुत बड़ा जिसका नाम है जलाल फोर्ट। वो जो है उसके अंदर कुछ 2-3 एक तो खराबियाँ आई थी कि आग लग गई थी और तकरीबन 1 दिन से ज़्यादा उसमें आग लगी रही थी और वो जो है उसको सँभाल नहीं पा रहे थे। उसके अलावा जो है ना उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वज़ह से वो मिस्र की बंदरगाह में चला गया था, उसके बाद फिर वो दोबारा आया। अब उन्होंने कहा कि भाई हमारे टेक्निकल इश्यूज़ ऐसे हैं कि हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ईरान के मिसाइल इस किस्म के खतरनाक हैं कि अगर एक मिसाइल भी आके आस-पास पड़ गया तो हम अपने इश्यूज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे, हमने क्या जंग लड़नी है, तो लिहाज़ा अमेरिकन ऑफिशियल्स ने फैसला किया कि इसको वापस भेजो। अब वो अमेरिका की तरफ वापस जा रहा है। बाकी ये है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की 3 ऑयल टैंकर जिसमें 1 गैस का है और 2 ऑयल टैंकर्स हैं जिसमें वो पाकिस्तानी नेवी स्क्वाड जो है वो कामयाबी के साथ वो पाकिस्तान की हुदूद में लेकर आ चुके हैं। अब वो आ रहे हैं, किसी वक़्त भी जो है हमारी बंदरगाह में पहुँचने वाले हैं। बाकी एक और डीजी आईएसपीआर की तरफ से जो है ना एक स्टेटमेंट आया है और ये अफ़गानिस्तान के हवाले से है कि जी तालिबान जो हैं वो लोगों को नशे का आदी बनाने के बाद जो है उनसे जिस मकसद या अपने मकसद के काम लेने होते हैं वो लेते हैं और हमारा वहाँ के लोगों से कोई मामला ख़राब नहीं है या हम उनको अपना दुश्मन नहीं समझते। अफ़गानी भाई हमारे बेहतरीन भाई हैं और हम उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ़ वहाँ की रिजीम से है और किस तरह की रिजीम? वो ऐसी रिजीम है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर कोई भी आए, जो भी हुकूमत करेंगे उनका मसला है, हमें उनकी हुकूमत के मामला से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन कोई भी किसी किस्म की हुकूमत हो, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है ना दोस्तों, इस चीज़ को समझना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मामला था, अभी तक ये सॉर्ट आउट हुए नहीं हैं और हमें होते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। लेकिन आसान अल्फाज़ों में, जो वहाँ के लोग हैं, हम उनको अपना दुश्मन हरगिज़ नहीं मानते हैं। वो हमें क्या मानते हैं ये उनकी मर्ज़ी है क्योंकि उनको सादे लोग हैं और जिस तरीके से उनको ट्रैप किया जा रहा है या हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है वो लोग उस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन हम
बाहैसियत पाकिस्तानी हम उन लोगों को बिल्कुल भी नफ़रत की निगाह से नहीं देखते। इवन के जो हमारे अफ़गानी भाई पाकिस्तान में हैं, जो वीज़ा लेके आए हुए हैं, जो ऑफ़िशियली तौर पर यहाँ पर हैं, मेरे अंदाज़े के मुताबिक काफ़ी ऐसे भी हैं जो कि इस वक़्त अनऑफ़िशियली भी रह रहे हैं, जो कि अभी तक शायद गवर्नमेंट की निगाह में नहीं आए हैं या आ चुके हैं या वो जा रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हम उनको भी बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। हम सिर्फ़ उन अफ़गानियों को गलत निगाह से देखते हैं जो किसी भी शक्ल में पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अदरवाइज़ हम किसी अफ़गानी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, एक चीज़। बाकी इमरान खान के हवाले से है कि जी पिम्स हॉस्पिटल और शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है, उनके डॉक्टर्स जो हैं वो अडियाला जेल आए हैं और उन्होंने जो है ना खान साहब का तिब्बी मुआयना किया है और उनका मुआयना कंप्लीट मुआयना करने के बाद जो उसकी रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई है वो जो है कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद को जो है ना वो पेश करेंगे कि जी आगे को जो इनका इलाज है वो यहीं रहकर करना है या इनको शिफ्ट करना है, और अगर शिफ्ट करना है तो उसकी तैयारी कैसी करनी है, वो फिर स्टेट जो है उनको शिफ्ट करने की भी तो भी तैयारी, क्योंकि बड़े लीडर है भाई, छोटे लीडर तो है नहीं, उनको किस तरीके से शिफ्ट करना है, क्या मामला करना है, तो फिर ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी ये है दोस्तों कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ की तरफ से जो है ना एक ट्वीट आई थी और उसका रिप्लाई जो है वो नून लीग के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने दिया है कि जी जमाइमा के जो 2 बेटे हैं, यानी कि खान साहब के जो 2 बेटे हैं, अगर वो ईद में आके खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, हर तरह से उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। मामला ये है कि अगर उनके पासपोर्ट में कोई इश्यू है, तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास नई कॉपी है, तो हम उनको आने की इजाज़त देंगे। बशर्ते एक चीज़ कि उनको पाकिस्तान का जो कानून है, उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा, खान साहब से मिलने के लिए या मामलात करने के लिए, और अगर वो नहीं आते, तो हम उनकी लाज़मी खान साहब से बात तो हर हाल में करवाएँगे। तो ये है कि उनकी तरफ से एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आया और देखा जाए तो अच्छी बात है। तो इस चीज़ को जो है पीटीआई वालों को जो है पॉज़िटिवली जो है हैंडल करना चाहिए कि जो भी मामला हो इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, एक चीज़। बाकी एक और जो है स्टेटमेंट ईरानी ऑफ़िशियल्स की तरफ से आया है, अमेरिकन्स के लिए और इज़राइलियों के लिए कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड का ख़्वाब मत देखना। क्योंकि अगर आपने बूट्स ऑन ग्राउंड का ख्वाब देखा और ये काम करने की कोशिश करी ईरान के अंदर, तो उनका कहना था दे विल बी स्लॉटेड, एक एक को काट के फेंकेंगे तुम लोग वो मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया को भूल जाओगे जो हम तुम्हारा हाल करेंगे। तो कहने का मकसद है दोस्तों कि इस वक्त ये लड़ाई और ये जंग एक खतरनाक मोड़ पे और खतरनाक पोजीशन पर जारी है और ये पोजीशन फिलहाल हमें फौरन ठीक होती नजर नहीं आ रही है। तो लिहाजा अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।